गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज भाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज रतनगढ़। अपन बात कर रहे हैं ढूंढाड़ का इतिहास। ढूंढाड़ यानी कि आमेर, या जिसे हम जयपुर के नाम से भी जानते हैं। अपन आज बात करेंगे ढूंढाड़ या आमेर के सबसे महत्वपूर्ण शासक सवाई जय सिंह द्वितीय के बारे में। इससे पहले अपन जो भी वीडियोज आए हैं, अब तक के जितने भी महत्वपूर्ण शासक हुए उनकी चर्चा कर चुके हैं। आज और महत्वपूर्ण शासक के रूप में अपन बहुत सी बातें करेंगे सवाई जय सिंह के बारे में। आपसे निवेदन है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं। चलिए, सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह द्वितीय, जिनका शासनकाल आमेर में 1700 से 1743 ईस्वी माना जाता है। इससे पहले के वीडियो में अपन मिर्जा राजा जय सिंह की बात की थी। मिर्जा राजा जय सिंह सन 1767 में उनका देहांत हो जाता है और उनके पश्चात दो कमज़ोर शासक आमेर की गद्दी पर बैठते हैं। उनमें से एक शासक थे बिशन सिंह, और बिशन सिंह के पुत्र सवाई जय सिंह के नाम से जयपुर या हम कहें आमेर या हम कहें ढूंढाड़ की गद्दी पर बैठते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, आज इतिहास जिन्हें सवाई जय सिंह के नाम से जानते हैं, उनका वास्तविक नाम विजय सिंह था, लेकिन ये सवाई जय सिंह के नाम से गद्दी पर बैठे। सवाई नहीं कहेंगे बल्कि जय सिंह कहेंगे। जय सिंह के नाम से गद्दी पर बैठे और इनको सवाई की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। औरंगजेब ने इनकी वाक्पटुता के कारण से इन्हें सवाई की उपाधि से सम्मानित किया था। वाक्पटुता यानी कि ये बोलने में बड़े ही माहिर थे और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे कि सामने वाले को जीतने नहीं देते थे। इतनी वाक्पटुता के कारण से औरंगजेब ने यह माना कि ये व्यक्ति बाकी सबसे सवाया है, यानी कि आगे है, और इसी के कारण से इनको सवाई की उपाधि से औरंगजेब के द्वारा सम्मानित किया गया। इस राजवंश में ये प्रथम शासक था जिसे सवाई की उपाधि से नवाजा गया। इस राजवंश की बात करें, कछवाहा राजवंश की बात कर रहे हैं, आमेर घराने की बात कर रहे हैं। आमेर घराने में कहिए या कछवाहा शासक या वंश में कहिए, जय सिंह पहला शासक था जिसे सवाई की उपाधि से नवाजा गया था। यह भी याद रखेगा कि जय सिंह राजपूताने का पहला शासक नहीं था जिसे सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। राजपूताने में सवाई की उपाधि से नवाजा जाने वाला पहला शासक जोधपुर का राठौड़ वंशी सूर सिंह था, और सूर सिंह को ये उपाधि अकबर ने प्रदान की थी। याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि राजपूताने का प्रथम शासक जिसे सवाई की उपाधि से सम्मानित किया गया था, तो वो था जोधपुर यानी कि मारवाड़ का सूर सिंह। और ये पूछा जाए कि आमेर का पहला शासक जिसे सवाई की उपाधि से नवाजा गया था, वो था जय सिंह, जिसे औरंगजेब ने सम्मानित किया था। यानी कि राजपूताने में सूर सिंह पहला शासक था और आमेर में जय सिंह पहला शासक था जिसे सवाई की उपाधि प्रदान की गई थी। इसके पश्चात जो भी शासक हुए उन्होंने अपने नाम के आगे सवाई शब्द ही लिखा। जो भी शासक हुए सवाई जय सिंह के पश्चात उन्होंने सब ने सवाई शब्द लिखा, चाहे सवाई राम सिंह की बात की जाए, चाहे सवाई प्रताप सिंह की बात की जाए। ये इसी कारण से कि इस राजवंश में जय सिंह को सवाई की उपाधि प्राप्त हुई थी। सन 1700 में बिशन सिंह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी के रूप में जय सिंह कछवाहा वंश का अगला शासक बनता है। बिशन सिंह का पुत्र होने के नाते जय सिंह, जो वास्तव में विजय सिंह उसका पूरा नाम था, लेकिन जय सिंह के नाम से ये जाना गया था, तो जय सिंह कछवाहा वंश का अगला शासक होता है। सवाई जय सिंह द्वितीय 7 मुगलों के समकालीन था। इससे पहले अपने मिर्जा राजा जय सिंह की बात की थी। मिर्जा राजा जय सिंह 3 मुगल सम्राट के समकालीन था। अपने बात की थी जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये मिर्जा राजा जय सिंह के समकालीन थे। और यदि बात करें सवाई जय सिंह की, तो सवाई जय सिंह 7 मुगल सम्राटों के समकालीन था। कौन कौन से थे ये 7? पहला औरंगजेब, औरंगजेब के पश्चात बहादुर शाह, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख शेर, फिर रफ़ी-उद-दर्जात, रफ़ी-उद-दौला और अंत में मोहम्मद शाह रंगीला।
जब जय सिंह द्वितीय का देहांत होता है सन 1743 ईस्वी में, उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते थे और इन्हीं के नाम पर जय सिंह ने एक ज्योतिष ग्रंथ भी लिखा था, जीज मोहम्मद शाही। वो मोहम्मद शाह के कारण से या मोहम्मद शाह के नाम से लिखा गया था। जय सिंह के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में पुनः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। यानी कि मुगल सम्राट के रूप में या मुगल साम्राज्य में हम देखें तो अकबर के समय उत्तराधिकार के लिए किसी न किसी प्रकार का विद्रोह हुआ था। जैसे जहांगीर ने किया था, जहांगीर के समय शाहजहां ने किया था, और शाहजहां के शासनकाल के समय खुलकर विद्रोह हो गए थे, संघर्ष हुआ उत्तराधिकार का संघर्ष, जिसे औरंगजेब विजयी हुआ। और औरंगजेब के ही शासनकाल में या शासन के अंत में मुगल साम्राज्य में पुनः उत्तराधिकार के लिए संघर्ष प्रारंभ हो गया। और इस संघर्ष में जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया, जो औरंगजेब का पुत्र था आजम, उसका पक्ष लिया। लेकिन आजम की पराजय हुई और मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से मुगल सम्राट बना। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात बहादुर शाह शासक बने। उनका वास्तविक नाम मुअज्जम था और वो जीत कर बहादुर शाह के नाम पर गद्दी पर बैठे थे। जय सिंह ने आजम का पक्ष लिया था। इस बात से मुअज्जम जय सिंह से नाराज हो गए। मुअज्जम जो बहादुर शाह के नाम से मुगल साम्राज्य का अगला उत्तराधिकारी बनता है, ये इस बात से जय सिंह से नाराज हो गया कि उसने उसका पक्ष नहीं लेकर आजम का पक्ष लिया था। और मुअज्जम ने आमेर पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। जब जय सिंह मुअज्जम का पक्ष न लेकर आजम का पक्ष लेता है, आजम की पराजय होती है, मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है, तो वो आमेर पर आक्रमण कर देता है और आक्रमण करके उसके ऊपर अधिकार कर लेता है। मुअज्जम जब आमेर के ऊपर अधिकार कर लेता है, तब इसका नाम परिवर्तित कर उसने मोमिनाबाद रखा। किसका? आमेर का। बहादुर शाह ने या मुअज्जम ने आमेर पर अधिकार करने के पश्चात आमेर का नाम परिवर्तित कर दिया और इसका नाम रखा मोमिनाबाद। और इसी मोमिनाबाद को इस्लामाबाद के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, कुछ समय के लिए जब बहादुर शाह मुगल सम्राट बना, बहादुर शाह प्रथम की बात कर रहे हैं, पर बहादुर शाह जब मुगल सम्राट बना तब इसने आमेर पर अधिकार करके इसका नाम मोमिनाबाद रखा और इसको इस्लामाबाद के नाम से भी जाना गया। तो आमेर का नाम मोमिनाबाद भी मिलता है और आमेर का नाम इस्लामाबाद भी मिलता है। मुअज्जम को ही बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। अभी मैं क्लियर कर चुका हूं कि मुअज्जम जो अकबर का पुत्र औरंगजेब का पुत्र था, ये उत्तराधिकार संघर्ष में विजयी होने के उपरांत मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठता है और ये अपना नाम मुअज्जम से बहादुर शाह प्रथम करके राजगद्दी पर अपना अधिकार कर लेता है। जय सिंह के शासनकाल में भरतपुर के जाट राजा बदन सिंह ने इस शासक के साथ मिलकर अनेक भूभागों पर विजय प्राप्त की। बदन सिंह जो भरतपुर का संस्थापक भी माना जाता है। बदन सिंह एक प्रकार से जय सिंह का सामंत था और जय सिंह के साथ मिलकर, जय सिंह की सेना के साथ मिलकर अनेक भूभागों के ऊपर इसने अपना अधिकार कर लिया था। प्रारंभ में जो आमेर शासन था वो टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा के इलाके तक, जयपुर के इलाके तक सीमित था और बदन सिंह ने उससे आगे विस्तार करते हुए दौसा से आगे भरतपुर तक, डीग तक, वहाँ तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया। और यह सब संभव हुआ जय सिंह की मदद से। जय सिंह का चूंकि सामंत था इसलिए उसने अपने साम्राज्य का जय सिंह की सेना के साथ मिलकर साम्राज्य का विस्तार किया और इसके कारण से सवाई जय सिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी तथा डीग का परगना प्रदान किया था। जय सिंह ने इस बदन सिंह की इस विजय से खुश होकर उसको ब्रजराज की उपाधि प्रदान की और डीग जिसके ऊपर बदन सिंह ने अधिकार कर लिया था और उसको आमेर साम्राज्य में मिला दिया था, वो डीग का पूरा परगना जय सिंह ने बदन सिंह को प्रदान कर दिया। और उसके पश्चात बदन सिंह ने डीग के ऊपर अपने शासन की स्थापना की। डीग के महलों का निर्माण भी उसने कराया और समय के साथ भरतपुर में भी जाट वंश की नींव बदन सिंह ने ही डाली थी। सवाई जय सिंह ने राजपूताना के अनेक शासकों को एकत्रित कर मराठों के विरुद्ध एक सम्मेलन
17 जुलाई 1734 को हुरडा, जो वर्तमान में भीलवाड़ा में, वहाँ पर आयोजित किया था। इतिहास में इसे हुरडा सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह हुरडा सम्मेलन, ऐतिहासिक हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई सन 1734 को भीलवाड़ा जिले के हुरडा नामक स्थान पर आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध एकजुट होकर मराठों की शक्ति का सामना करना। इसके लिए अध्यक्षता जो है, इस हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता मेवाड़ के शासक जगत सिंह के द्वारा की गई थी। और ये सारा का सारा सम्मेलन जो है वो बुलाने का जो श्रेय सवाई जय सिंह को दिया जाता है। याद रखिएगा, सवाई जय सिंह की पहल के कारण से ही हुरडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह ने की थी। मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के द्वारा इस सम्मेलन की अध्यक्षता की गई, लेकिन राजपूत शासकों के निजी स्वार्थ के कारण यह सम्मेलन असफल रहा था। यानी कि इस सम्मेलन का जो उद्देश्य था मराठों के विरुद्ध समस्त राजपूत शासकों को एकत्रित करना, एक झंडे के तले लाना और मराठों का विरोध करना, इसमें राजपूत कामयाब नहीं हुए। सबके अपने अपने निजी स्वार्थ थे। वो केवल अपने साम्राज्य के लिए, अपने रियासत के लिए लड़ रहे थे और बाकी राजपूत आने से उनको कोई लेना देना नहीं था। वो एक मंच पर एकत्रित होने के लिए, एक मंच पर आने के लिए कतई तैयार नहीं थे और ना ही सवाई जय सिंह का नेतृत्व करने के लिए या नेतृत्व स्वीकार करने के लिए वो लोग तैयार थे। और इस कारण से ये हुरडा सम्मेलन असफल रहा। गंगवाना या मंगवाना, इसे गंगवाना भी कहते हैं, मंगवाना भी कहा जाता है, गंगवाना का युद्ध। सवाई जय सिंह ने गंगवाना के युद्ध में मारवाड़ के या जोधपुर के शासक अभय सिंह तथा नागौर के तख्त सिंह की एक संयुक्त सेना को पराजित किया था। इस गंगवाना मंगवाना युद्ध से पहले की पृष्ठभूमि पर बात करते हैं अपन कि जोधपुर का शासक था अभय सिंह और जोधपुर के शासक यानी कि अभय सिंह ने बीकानेर का घेरा डाल लिया। वो बीकानेर पर आक्रमण करके बीकानेर को अपने साम्राज्य में मिला देना चाहता था। बीकानेर के शासक ने सवाई जय सिंह से सहायता की मांग की। सवाई जय सिंह ने अभय सिंह को चेतावनी दी कि वो वापस अपने क्षेत्राधिकार में चला जाए, लेकिन अभय सिंह घेरा डाले रहा। सवाई जय सिंह बीकानेर की सहायता के लिए आया और मजबूरन अभय सिंह को बीकानेर का घेरा उठाना पड़ा। बिना युद्ध हुए अभय सिंह ने बीकानेर का घेरा उठा लिया। अभय सिंह इस बात से नाराज था और वो जयपुर को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए अभय सिंह नागौर के तख्त सिंह के साथ मिलकर एक विशाल सेना के साथ जयपुर पर आक्रमण करने के लिए चल पड़ता है। जब सवाई जय सिंह को इस बात का पता चलता है तो जय सिंह भी अपनी एक विशाल सेना के साथ अभय सिंह से मुकाबला करने के लिए रवाना हो जाता है। पुष्कर से आगे जोधपुर की तरफ, पुष्कर से पहले जोधपुर की बात करेंगे हम, जोधपुर इलाके में पुष्कर से पहले एक स्थान आता है कुंची, कुंची की ढाणी भी कहा जाता है। उसके पास एक गांव स्थित है गंगवाना। उस गंगवाना के पास दोनों सेनाओं ने अपना अपना डेरा डाल लिया और दोनों सेनाएं काफी समय तक वहां पर पड़ी रही और बिना किसी युद्ध के ये संघर्ष समाप्त हो गया। हालांकि युद्ध अवश्यंभावी था, लेकिन अभय सिंह हार स्वीकार करके वापस चला जाता है। वास्तव में इस युद्ध का एक बहुत ही प्रमुख कारण था। ये जो गंगवाना या मंगवाना का युद्ध था, इसका एक महत्वपूर्ण कारण था, वो था राज्य की सीमा का निर्धारण। क्योंकि जोधपुर ने बीकानेर के ऊपर आक्रमण किया था और उद्देश्य ये था कि जोधपुर और बीकानेर की सीमा का तय करना। और फिर जब वो जयपुर की तरफ आक्रमण करने के लिए बढ़ा, तब भी यही उद्देश्य था कि यहाँ पर दोनों की सीमाएं तय हो जाए कि जयपुर की सीमा कहाँ तक है और जोधपुर की सीमा कहाँ तक। याद रखिएगा, जयपुर और जोधपुर के लिए, दोनों के लिए सांबर बड़ा महत्वपूर्ण था। सांबर जहाँ पर नमक की झीलें थी और दोनों ही रियासतें इसके ऊपर अपना दावा करती थी, अपना अधिकार जताती थी और ये एक बड़ा कारण था सीमा का निर्धारण नहीं होना। इस कारण से गंगवाना या मंगवाना का युद्ध अवश्यंभावी था, लेकिन बिना किसी खून खराबे के युद्ध समाप्त हो गया और अभय सिंह अपने इलाके में वापस लौट जाता है। वर्तमान में जो गंगवाना मंगवाना है वो जोधपुर में स्थित है। हालांकि ये पुष्कर से थोड़ा आगे चलेंगे अपन जोधपुर की तरफ, तब ये गंगवाना नामक स्थान आता है। 18 नवंबर 1727 को आधुनिक जयपुर शहर की नींव सवाई जय सिंह के द्वारा ही रखवाई गई थी।
यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि आमेर के शासक रहते हुए सवाई जय सिंह ने एक नए नगर की स्थापना की जिसे आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं। और जगन्नाथ सम्राट को जयपुर की नींव रखने का श्रेय दिया जाता। पंडित जगन्नाथ सम्राट, इन्होंने जयपुर की नींव रखने का कार्य किया था, या नींव का पहला पत्थर सम्राट जगन्नाथ के द्वारा रखा गया था। जयपुर को पहले जयनगर के नाम से जाना जाता था, सवाई जय सिंह के नाम से, और बाद में इसको जयपुर के नाम से जाना गया। जयपुर शहर के नक्शे के लिए बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने शहर का डिजाइन तैयार किया था। यानी कि आधुनिक जो जयपुर है, जिसे आज हम जयपुर के नाम से जानते हैं, जो राजस्थान की राजधानी भी है, उस जयपुर का सुनियोजित नक्शा तैयार करने के लिए बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध वास्तुकार को बुलाया गया, और वो वास्तुकार थे पंडित विद्याधर भट्टाचार्य। इन्होंने जयपुर का नक्शा तैयार किया, आज जिसे हम पुराना जयपुर कहते हैं, जो अलग अलग भागों में फैला हुआ है, समानांतर एक दूसरे को काटती हुई चौड़ी सड़कें, वो जयपुर, उस जयपुर का नक्शा तैयार किया था बंगाल के प्रसिद्ध वास्तुकार पंडित विद्याधर भट्टाचार्य ने। सवाई जय सिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस में चंद्र महल का निर्माण करवाया। आज भी चंद्र महल देखा जा सकता है, इसको सिसोदिया रानी का महल भी कहा जाता है। जो मेवाड़ की राजकुमारी थी चंद्र कुंवरी बाई, उस चंद्र कुंवरी के नाम पर महाराजा सवाई जय सिंह ने जयपुर के सिटी पैलेस में चंद्र महल का निर्माण करवाया था। इस महल में 7 मंजिलें हैं, जिनमें 7वीं मंजिल को मुकुट मंदिर के नाम से जाना जाता है। आज भी हम देख सकते हैं इसकी 7 मंजिलें। इस चंद्र महल में कुल मिलाकर 7 मंजिलें हैं, और 7वीं मंजिल को मुकुट मंदिर कहा जाता है। इस चंद्र महल की दीवारों पर आदमकद चित्र अंकित, आदमकद यानी कि पूरे के पूरे पुरुष के कद के बराबर, यानी कि पुरुष की आकृति के बराबर, जितने भी पुरुष होता है 6 फीट का, 7 फीट का, 8 फीट का, उतने तक के आदमकद चित्र बनाने की परंपरा यहाँ पर डाली गई, और चंद्र महल की दीवारों पर आदमकद चित्र आज भी अंकित है। राजपूताने में सवाई जय सिंह के शासनकाल में सर्वप्रथम आदमकद चित्रों की नींव डाली गई। हम केवल आमेर की बात नहीं कर रहे, हम बात करें पूरे के पूरे राजपूताने। राजपूताने में आमेर पहला राजवंश था, पहला साम्राज्य था, जिनके यहाँ सबसे पहले आदमकद चित्र बनाने की परंपरा डाली गई। यहीं से बाकी राजस्थान में या बाकी राजपूताने में ये परंपरा विकसित हुई। यानी सबसे पहले जयपुर में, और जयपुर के पश्चात दूसरी अन्य रियासतों में भी आदमकद चित्र बनने प्रारंभ हुए थे। हम यूँ कह सकते हैं कि राजपूताने में आदमकद चित्र बनाने की परंपरा आमेर से प्रारंभ हुई थी। सवाई जय सिंह ने आमेर के महलों में एक भोजनशाला नामक भवन का निर्माण करवाया। ढूंढाड़ प्रदेश के लिए ये भोजनशाला की दीवारों पर भारत के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थलों को अंकित किया गया था। बहुत ही विशाल भोजनशाला, जो आमेर के लिए एक अनूठी चीज थी, जिसमें एक साथ कई लोग भोजन कर सकते थे। कहा जाता है कि एक साथ 4000 लोग भी यहाँ पर खाना खा सकते थे। ऐसी विशाल भोजनशाला का निर्माण सवाई जय सिंह ने आमेर के महलों में करवाया था। और इसकी खास बात यह थी कि यह भोजनशाला इस बात के लिए ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि इस भोजनशाला की दीवारों पर भारत के जितने भी प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल हैं, उन सब के चित्र अंकित हैं। आज भी वो चित्र आप देख सकते हैं, देखे जा सकते हैं। तो ढूंढाड़ प्रदेश की ये भोजनशाला अपने धार्मिक तीर्थ स्थलों के लिए, चित्रों के लिए प्रसिद्ध थी। सवाई जय सिंह ने जयपुर में कला को संरक्षण देने के लिए पोथीखाना का निर्माण करवाया, जिसमें प्राचीन ग्रंथों का संकलन था। आज भी पोथीखाना सुरक्षित। इस पोथीखाना का निर्माण करवाने का श्रेय या इसको स्थापित करवाने का श्रेय सवाई जय सिंह को दिया जाता है, और इसका उद्देश्य था प्राचीन ग्रंथों को संरक्षित करना। भारत के जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, संस्कृत के ग्रंथ थे, उन सभी ग्रंथों को यहाँ पर संग्रहित करने की परंपरा सवाई जय सिंह ने डाली, और इसके लिए पोथीखाना का निर्माण जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जय सिंह ने ज्योतिष शास्त्र की खोज के लिए भारत में
5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया। ये जय सिंह की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। जय सिंह स्वयं ज्योतिष में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और इसी बात के लिए उन्होंने 5 अलग अलग स्थानों पर 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था, जिन्हें जंतर मंतर कहा जाता था। यानी कि जिन 5 स्थानों पर उन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई, 500 को एक ही नाम से जाना जाता है और वो है जंतर मंतर। ये कहाँ कहाँ स्थित थी? जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन और मथुरा। इन 5 स्थानों पर 5 जंतर मंतर का निर्माण इन्होंने करवाया था। यानी कि 5 वेधशालाएं थी और सभी वेधशालाओं को जंतर मंतर कहा जाता था। इन 5 वेधशालाओं में प्रथम वह प्राचीन वेधशाला दिल्ली की थी। यानी कि सबसे पहली जिस वेधशाला का निर्माण करवाया गया था वो थी दिल्ली की, और इस कारण से ये इन 5 वेधशालाओं में सबसे प्राचीन वेधशाला भी थी और सबसे बड़ी व सबसे नवीन वेधशाला जयपुर की थी। देखिए, 2 अलग अलग तथ्य हैं। सबसे पहली वेधशाला दिल्ली, या हम यूँ कहें सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली, सबसे नई वेधशाला जयपुर और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर। जयपुर जो जयनगर या आमेर की राजधानी बनी, वो आखिरकार सबसे बड़ी और सबसे नवीन वेधशाला के नाम से जानी गई। जयपुर की इस वेधशाला पर 2003 ईस्वी में 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। ये तथ्य याद रखिएगा। 2003 ईस्वी में जयपुर की इस वेधशाला यानी कि जंतर मंतर पर भारतीय डाक विभाग ने 15 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। जयपुर के जंतर मंतर को यूनेस्को ने 2010 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया। ये भी तथ्य याद रखिएगा कि जंतर मंतर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया था, तो याद रखिएगा सन 2010 में जयपुर का जंतर मंतर विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। सवाई जय सिंह ने ग्रह नक्षत्रों की खोज के लिए जीज मोहम्मद शाही ग्रंथ की रचना की थी। जीज मोहम्मद शाही, अभी मैं आपको कह चुका हूं कि मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे जो रंगीला के नाम से जाना जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला के समय जय सिंह ने जीज मोहम्मद शाही नामक एक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। यह भी मैं आपको बतला चुका हूं कि जय सिंह ज्योतिष में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे और इसी कारण से उन्होंने वेधशालाओं का भी निर्माण किया था और ग्रह नक्षत्रों की खोज के लिए जीज मोहम्मद शाही नामक ग्रंथ की रचना भी की थी। यह ग्रंथ मुगल सम्राट मोहम्मद शाह के शासनकाल में रचा गया था और इसी कारण से इसका नाम उन्होंने जीज मोहम्मद शाही रखा था। जयपुर की वेधशाला में ऊंचाई नापने के लिए राम यंत्र नामक उपकरण तथा समय जानने के लिए समय सम्राट यंत्र लगाए गए थे। आज भी जब आप जयपुर की इस वेधशाला यानी कि जंतर मंत्र का भ्रमण करेंगे, सारी की सारी चीज़ें एकदम यथावत है। सन 1740 के आसपास बनाई गई थी ये, सन 1735 से 40, उस समय से लेकर के आज तक जंतर मंतर में जो भी यंत्र बनाए गए तो वो यथावत है, उनमें कुछ भी फर्क नहीं आया है। तो यहाँ पर ऊंचाई नापने के लिए राम यंत्र लगाया गया था और समय जानने के लिए सम्राट यंत्र, जिसे सूर्य घड़ी भी कहा जाता है, उसकी स्थापना यहाँ पर की गई थी। सम्राट घड़ी या सूर्य घड़ी को दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी का दर्जा प्राप्त था। कोई समय था जब दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी अगर कोई कहलाती थी तो वो सम्राट घड़ी थी या सूर्य घड़ी थी, जो जयपुर के जंतर मंतर में स्थित। हालांकि आज उसके पास ये दर्जा नहीं है, लेकिन किसी समय ये विश्व की दुनिया की सबसे बड़ी घड़ी हुआ करती थी। जय सिंह ने जय सिंह मारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की। अलग अलग ग्रंथ इनके द्वारा लिखे गए थे। अभी अपन जीज मोहम्मद शाही की बात की थी और एक और ज्योतिष ग्रंथ इनके द्वारा लिखा गया था, जय सिंह मारिका। यह भी ज्योतिष ही से संबंधित ग्रंथ था। जयपुर के कछवा शासकों में ये अंतिम शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था। इस यज्ञ का मुख्य पुरोहित पुंडरीक रत्नाकर था। ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया कि किस शासक ने राजस्थान में अश्वमेध यज्ञ किया था। ऐसा भी पूछा गया कि जयपुर का वह शासक, आमेर का वह शासक या कछवाहा राजवंश का वह शासक जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था, यानी कि जय सिंह। सवाई
जय सिंह। और इस अश्वमेध यज्ञ के मुख्य पुरोहित थे पंडित पुंडरीक रत्नाकर। इनके ही सानिध्य में ये अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था और इसके पश्चात कहीं पर भी अश्वमेध यज्ञ का आयोजन नहीं हुआ था। सवाई जयसिंह द्वितीय के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को कुंभाणी राजपूतों ने रोका था। ये तथ्य भी याद रखेगा, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कि सवाई जयसिंह के द्वारा जिस अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया गया था उस यज्ञ के घोड़े को किसने रोका था, तो कुंभाणी राजपूतों ने। जब राजमंद के आसपास इस घोड़े को रोका गया था, कुंभलगढ़ से पहले इस घोड़े को रोका गया था राजपूतों के द्वारा। पुंडरीक रत्नाकर ने जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना की थी। ये जयसिंह के ऊपर लिखा गया एक ग्रंथ था जो उनके प्रधान पुरोहित जो थे पुंडरीक रत्नाकर, इन्होंने लिखा था जयसिंह के ऊपर, जयसिंह कल्पद्रुम नामक ग्रंथ। सवाई जयसिंह ने पुर्तगालियों से संबंध स्थापित किए, यानी कि राजपूताने का पहला शासक जिसने विदेशियों के साथ संबंध स्थापित किए थे वो था सवाई जयसिंह। और इन्होंने पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित किए। इन्होंने एक दल को राजा एमानुएल के दरबार में भेजा, जो पुर्तगाल के तत्कालीन सम्राट हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, राजा एमानुएल। उनके दरबार में इन्होंने अपना एक दल भेजा जिसने वहां पर रहकर अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया और वापस आते समय वो जयपुर भी लेकर आए थे। यानी कि सवाई जयसिंह के द्वारा पुर्तगाल के दरबार में अपना एक दल भेजा गया, विद्वानों का एक दल भेजा गया जो पुर्तगाल में रहकर काफ़ी समय तक वहाँ के ग्रंथों का उन्होंने अध्ययन किया और फिर वो जब वापस आए तो जयपुर भी उन ग्रंथों को लेकर आए थे। पुर्तगाल के राजा एमानुएल ने भी जेवियर डिसिलुआ को सवाई जयसिंह के दरबार में भेजा, जिसने जयपुर स्थित पोथीखाना में अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया था। जब जयसिंह ने पुर्तगाल में अपना दल भेजा तो पुर्तगाल के शासक एमानुएल ने भी एक व्यक्ति को भारत भेजा था और वो व्यक्ति थे जेवियर डिसिल्वा। और ये सवाई जयसिंह के दरबार में आए और यहाँ पर इन्होंने पोथीखाना में काफ़ी समय व्यतीत किया और यहाँ पर पोथीखाना में स्थित अनेक ग्रंथों का अध्ययन इनके द्वारा किया गया था। सवाई जयसिंह ने मेवाड़ की राजकुमारी चंद्रकुमारी के लिए सिसोदिया महल व सिसोदिया बाग का निर्माण करवाया। ये जो चंद्रकुमारी थी ये मेवाड़ की राजकुमारी थी और मेवाड़ में सिसोदिया वंश की राजकुमारी होने के कारण से इनको सिसोदिया रानी भी कहा जाता था। और इन सिसोदिया रानी के लिए सवाई जयसिंह ने सिटी पैलेस में सिसोदिया रानी का महल निर्मित करवाया। और इसके अलावा जब जल महल से आगे अपने नाहरगढ़ या जयगढ़ किले की तरफ जाते हैं तब वहाँ पर एक सिसोदिया रानी का बाग भी आता है जिसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह ने करवाया था अपनी प्रिय रानी चंद्रकुमारी के लिए। ये सबसे प्रिय रानी मानी जाती थी सवाई जयसिंह की, जिसके लिए इन्होंने चंद्र महल का निर्माण करवाया, सिसोदिया रानी के महल का निर्माण कराया, सिसोदिया बाग का निर्माण करवाया और एक और महत्वपूर्ण जल महल का निर्माण भी करवाया था। जल महल का निर्माण राजा जयसिंह ने अपनी रानियों के स्नान के लिए करवाया था, जो 5 मंजिला था। 4 मंजिला ये पानी के अंदर था, 1 मंजिला ये पानी के ऊपर। और आज भी एक जयपुर की सुंदर इमारतों में जल महल का नाम आता, जिसका निर्माण सवाई जयसिंह के द्वारा करवाया गया था। जयगढ़ के दुर्ग में सबसे बड़ी तोप जयबाण का प्रयोग सवाई जयसिंह के शासनकाल में मात्र एक बार हुआ। इससे पहले के वीडियो में जिसमें अपने मिर्जा राजा जयसिंह की बात की थी, मिर्जा राजा जयसिंह ने जयगढ़ किले में एक तोप का निर्माण करवाया जिसे जयबाण तोप कहा जाता है। इस तोप को रणबंका तोप के नाम से भी जाना जाता है। इस तोप का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, लेकिन इस तोप को सबसे पहले सवाई जयसिंह के समय चलाया गया। सवाई जयसिंह के समय इस तोप को एक ही बार चलाया गया और उसके बाद कभी दोबारा इस तोप का प्रयोग नहीं किया गया। ये भी प्रयोग के रूप में इसको चलाया गया था। जयबाण की तोप से निकला गोला चाकसू नामक स्थान पर जाकर गिरा। चाकसू जो जयपुर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है, वहां पर इसका तोप का गोला जाकर गिरा था। एक ही बार ये तोप चलाई गई थी और 35 किलोमीटर दूर जाकर ये तोप का गोला गिरा था। इसके बाद कभी इस तोप का प्रयोग नहीं हुआ, यानी कि आज तक उसके बाद कभी ये तोप दोबारा नहीं चलाएगी। जहां पर तोप का गोला गिरा था
वहाँ पर आज गोलेराव तालाब बना हुआ। गोले के कारण से, तोप के गोले के कारण से वहाँ पर एक तालाब, एक गड्ढे का निर्माण हो गया था और उस गड्ढे में आज भी पानी भरता है। इसके कारण से तालाब बन गया और गोला गिरने के कारण से इस तालाब का नाम गोलेराव तालाब रख दिया गया। इस तोप को रणबंका तोप के नाम से भी जाना जाता है। आज भी हम इसको जयबान या रणबंका तोप कहते हैं। आज भी ये जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है, आप देख सकते हैं। सवाई जय सिंह की सबसे बड़ी भूल ये थी, उसने बूंदी के उत्तराधिकार के संघर्ष में पढ़कर मराठों को आमंत्रित किया था। ये उसकी बड़ी भूल साबित हुई। ये सवाई जय सिंह ने भी स्वीकार किया था कि सबसे बड़ी भूल ये थी कि बूंदी के उत्तराधिकार युद्ध में वो स्वयं शामिल हो गया और इसमें पढ़कर उसने मराठों को आमंत्रित किया था। और बाद में मराठों ने जयपुर में जो लूटपाट मचाई, जयपुर का जो तहस नहस उसके द्वारा किया गया, ये इस जय सिंह की भूल का ही परिणाम था। सवाई जय सिंह तथा पेशवा बालाजी बाजीराव के मध्य 18 मई 1741 ईस्वी को धौलपुर समझौता हुआ था। वास्तव में मराठे जो थे वो मुगल साम्राज्य में यदा कदा घुसपैठ करके, हमले करके लूटपाट किया करते थे। इससे धीरे धीरे मुगल सम्राट कमजोर हो रहा था, मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा था। जब तक औरंगजेब था तब तक मुगल साम्राज्य शक्तिशाली था, लेकिन औरंगजेब के पश्चात जो भी उत्तराधिकार हुए वो सारे कमजोर उत्तराधिकारी हुए। इसका फायदा मराठों ने उठाया और जगह जगह मुगल साम्राज्य में वो घुसपैठ करने लगे और मुगल साम्राज्य छिन्न भिन्न होता दिख रहा था। ऐसी स्थिति में मुगल सम्राट ने जय सिंह के माध्यम से मराठों के साथ एक समझौता किया जिसे धौलपुर समझौता कहा जाता है। यह धौलपुर समझौता 18 मई सन 1741 ईस्वी को हुआ था। मुगल सम्राट की तरफ से सवाई जय सिंह ने और मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी बाजीराव ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए थे, जो धौलपुर समझौते के नाम से जाना जाता है। एक प्रकार से मुगल साम्राज्य का मराठों के सामने समर्पण था, लेकिन सम्मानजनक समर्पण। मुगल सम्राट ने पेशवा बालाजी बाजीराव को 20 लाख रुपए देने का वचन दिया। इसके अलावा चंबल नदी से दक्षिण का इलाका मराठों का स्वीकार कर लिया गया। यह भी स्वीकार किया गया इस धौलपुर समझौते में कि चंबल नदी से दक्षिण के इलाके में मराठे चौथ वसूल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सम्मानजनक समझौता करने के लिए इसमें यह बात भी शामिल की गई कि पेशवा 1000 घुड़सवार की सेना मुगल सम्राट की सेवा में उपस्थित रखेगा, जिसका खर्चा मुगल सम्राट देगा। इसमें यह भी कहा गया था कि आवश्यकता पड़ने पर पेशवा 4000 घुड़सवार की सेना मुगल सम्राट की सेवा के लिए भेजेगा। तो एक प्रकार से मुगल सम्राट की थोड़ी बहुत इज्जत बचाने के लिए यह धौलपुर समझौता किया गया था। इस पर हस्ताक्षर किए थे मुगल सम्राट की तरफ से सवाई जय सिंह ने और मराठों की तरफ से पेशवा बालाजी बाजीराव ने। सन 1743 ईस्वी में इस कछवाहा वंश के शासक का देहांत हो जाता है। आमेर के बहुत ही महत्वपूर्ण शासकों में एक सवाई जय सिंह द्वितीय, इनका देहांत सन 1743 ईस्वी में होता है और इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो जाता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कहीं पर कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिए। पुनः निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।